ये संख्या में 2 होते हैं, एक पेयर में उपस्थित होते हैं ये। और मैमल्स की अगर हम बात करें तो मैमल्स में जो टेस्टिस होते हैं वे वृषण कोश या स्क्रोटल सैक के अंदर उपस्थित रहते हैं। टेस्टिस का जो मेन फंक्शन होता है वह है मेल हार्मोन्स को रिलीज़ करना। जो टेस्टिस की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एक टेस्टिस बहुत सारी सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। ये जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये ढीले कनेक्टिव टिश्यू के अंदर निलंबित रहती हैं। इस टिश्यू के अंदर रुधिर कोशिकाएं तथा तंत्रिका तंतु उपस्थित होते हैं। जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और कनेक्टिव टिश्यू है इनके बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें हम लीडिंग सेल्स के नाम से भी जानते हैं। लीडिंग सेल्स का मेन फंक्शन है नर हार्मोन का स्रावण करना। नर हार्मोन यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन से है हमारा मीनिंग। जो प्रत्येक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इनके चारों ओर एक लचीला संयोजी ऊतक की बनी हुई बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम जर्मिनल एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। इस जर्मिनल एपिथेलियम में 2 तरह की कोशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। पहली होती हैं स्पर्मेटोगोनिया या शुक्र जनन कोशिकाएं। दूसरी जो कि शुक्राणु का निर्माण करती है, स्पर्म का निर्माण करती है। और दूसरी ओर होती है शुक्राणु को पोषण देने वाली आधारी सपोर्टिंग सेल्स जिन्हें हम सर्टोली सेल्स भी कहते हैं। जो सर्टोली सेल्स होती हैं इनका जो स्वतंत्र जो तल होता है वह कटा हुआ होता है जिससे जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं वो इसके अंदर दसे रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसमें आप स्पर्मेटोगोनिया से जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डेवलप होते हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट व एंड में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड या और स्पर्म का निर्माण होता है। यहाँ पे इनके बीच में स्पर्मेटोगोनियम के बीच में सर्टोली सेल्स भी दिखाई गई है जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करती हैं। यहाँ पे एक और हिस्टोलॉजिकल सेक्शन दिया गया है। टेस्टिस का ही ये सेक्शन है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। इसमें आप लीडिंग सेल्स देख सकते हैं, साथ ही साथ में स्पर्मेटोगोनिया और सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के मिड में के अंदर आप स्पर्मेटोगोनिया व सर्टोली सेल्स देख सकते हैं। और स्मूथ मसल्स की कवरिंग दिखाई दे रही है चारों तरफ एक सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स भी हैं और सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में लीडिंग सेल्स भी आपको देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होते हैं ये हार्मोन का हाइपोथैलेमस तथा पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जो इंटरेक्शन होता है उससे रेगुलेट होते हैं। जो हार्मोन की अगर हम बात करें तो हार्मोन वह केमिकल सब्सटेंस है जो कि बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और कंट्रोल जो जितनी भी ऑर्गन्स हैं सेल्स हैं इनकी जो एक्टिविटी होती है उसको यह कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो टेस्टिस से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनका रेगुलेशन किस तरह से न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन किस तरह से हो रहा है ये हम इस डायग्राम में समझेंगे। तो ये जो रेखा चित्र दिया गया है इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस की। जो हाइपोथैलेमस होता है यह ब्रेन के अंदर पाया जाता है। यह एक न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में पाया जाता है। हम इसे न्यूरो एंडोक्राइन ऑर्गन इसलिए कहेंगे क्योंकि यह नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन जो सिस्टम है उन दोनों को लिंक करने का पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा लिंक करने का कार्य करता है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है जो कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्रावी प्रकार के और एक होते हैं संदमक प्रकार के, मतलब रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का या तो उन्हें उनके सीक्रेशन को इंक्रीज करेंगे या उनके सीक्रेशन को इनहिबिट करेंगे। इस तरह के 2 हार्मोन सीक्रेट करता है।
तो जो टेस्टिस का एंडोक्राइन रेगुलेशन है, इसमें हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन रिलीज़ किया जाता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये क्या करेगा, हार्मोन्स को रिलीज़ करवाएगा। तो यह कार्य करता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट पर। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दूसरी जितनी भी हार्मोन सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं उन सब की एक्टिविटी को यह कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो जो पिट्यूटरी है उसका जो एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो GnRH है वह इन दोनों के जो हार्मोन है इनके श्रावण को उद्दीपन प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका कार्य होता है कि यह इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग सेल्स के श्रावण को उत्प्रेरित करता है। और दूसरी ओर जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल्स हैं इसका कार्य होता है कि ये शुक्रजनन नलिका की वृद्धि तथा शुक्रजनन को प्रेरित करने का कार्य करते हैं। अब यहाँ पे जो लीडिंग सेल्स हैं इनसे टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, एक तो कार्य करता है यह कि जो जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उन सबको प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ यह कार्य करता है सर्टोली सेल्स के ऊपर भी। ये सर्टोली सेल्स को उद्दीपन प्रदान करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और जो सर्टोली सेल्स हैं ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रभाव में स्पर्मेटोजेनेसिस का कार्य करती है, स्पर्म के निर्माण का कार्य करती है तथा इनसे एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं इनहिबिन हार्मोन। तो ये था इसका पॉजिटिव, हाइपोथैलेमस का पॉजिटिव कंट्रोल। अब यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से, अगला देखेंगे कि कैसे नेगेटिव फीडबैक किस तरीके से होता है। जब कभी जो ब्लड है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करता है यह ये बढ़ी हुई टेस्टोस्टेरोन की मात्रा हाइपोथैलेमस व एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को एक नेगेटिव फीडबैक देती है, जिससे हाइपोथैलेमस तथा एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स का क्या होता है, संदमन होता है। उनके जो स्रावण होता है उसको संदमित करने का कार्य करता है। वहीं दूसरी ओर जो इनहिबिन है, इनहिबिन क्या करेगा, इस जो जब कभी स्पर्म का निर्माण बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, लगभग हम कहें कि 20 मिलियन पर ml से ज़्यादा अगर हो जाता है, तो जो इनहिबिन है ये क्या करेगा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को एक नेगेटिव सिग्नल भेजेगा, नेगेटिव फीडबैक भेजेगा। और सेम वही कार्य होगा यहाँ पे, क्या होगा कि जो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दोनों का ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदमन हो जाएगा। इन दोनों का श्रावण है का जो यहाँ पे संदमन हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आपके सामने टेस्टोस्टेरोन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वह एक स्टेरॉइड है जो कि जिसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला आपके सामने दिया हुआ है C19H28O2। तो यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन है इसके जो 17वां कार्बन है इस पर किसी भी तरह की कोई पार्श्व श्रृंखला आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है इसका मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट है बायोसिंथेसिस पाथवे ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टोस्टेरोन है इसका निर्माण कोलेस्ट्रॉल से होता है। इसे अंतराली कोशिकाएं रुधिर से प्राप्त करती हैं, या जो कोलेस्ट्रॉल है ये या तो इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करेंगे, ब्लड से प्राप्त करेंगे, या साथ ही साथ ये एसीटेट से भी संश्लेषित होता है। टेस्टोस्टेरोन के संश्लेषण के बाद यह प्लाज्मा में उपस्थित टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन TBG के साथ जुड़ करके ब्लड के द्वारा इसका क्या होता है, परिवहन होता है। अधिकांशतः जो टेस्टोस्टेरोन होता है यह लक्ष्य अंगों जैसे सहायक लिंग अंग, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, एपिडिडाइमस, पेनिस व स्किन में प्रवेश करके डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में परिवर्तित हो जाता है।
तो यह जो क्रिया होती है इसके टेस्टोस्टेरोन में परिवर्तन की, यह एक एंजाइम जिसका नाम है 5-अल्फा रिडक्टेज की उपस्थिति में होती है। इन लक्ष्य अंगों में अब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन अपना प्रभाव डालता है। इस प्रकार अन्य लक्ष्य अंगों में टेस्टोस्टेरोन प्रो हार्मोन का कार्य करता है तथा अंतिम हार्मोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लक्ष्य अंग हैं, खासकर प्रोस्टेट ग्लैंड में टेस्टोस्टेरोन कुछ मात्रा में किसमें 5-अल्फा एंड्रोस्टेनोडाईडियोल में परिवर्तित होकर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। कुछ ऐसे भी लक्ष्य अंग हैं जैसे चूहों के मस्तिष्क, जिसमें टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन में परिवर्तित होता है तथा लक्ष्य अंगों की क्रिया एस्ट्रोजन के द्वारा होती है। टेस्टोस्टेरोन का एस्ट्रोजन में परिवर्तन मनुष्य में भी पाया जाता है। यहाँ पे ये टेस्टोस्टेरोन के बारे में एक और बात हम कहेंगे कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये मतलब जो 3 हार्मोन जो टेस्टिस के द्वारा सीक्रेट होते हैं, 3 हार्मोन कौन कौन से, एक तो टेस्टोस्टेरोन, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेनोडाईन। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का स्रावण किया जाता है और इसका जो स्रावण अभी हमने देखा था किसके द्वारा, इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा किया जाता है। और इंटरस्टिशियल जो सेल्स होती हैं किसके प्रभाव में करती हैं अपना स्रावण, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसके प्रभाव में ये अपना स्रावण करती है। इस पे जो कंट्रोल होता है, मेन कंट्रोल हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन है उसका क्या कार्य होता है, क्या फंक्शन होता है। तो अगर हम भ्रूण की बात करें तो भ्रूण परिवर्धन में टेस्टोस्टेरोन किस तरह से कार्य करता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण है जब भ्रूण 7 वीक का होता है तब से प्रारंभ हो जाता है। तो यह हार्मोन क्या करता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर जननांग है, उनमें विभेदन को प्रभावित करता है। 7 सप्ताह का जो भ्रूण होता है इसमें सभी भ्रूणों में 2 तरह की डक्ट्स पाई जाती हैं। एक तो होती है वुल्फियन डक्ट और एक मिलती है म्यूलेरियन डक्ट्स। जो वुल्फेरियन डक्ट होती है, वुल्फियन डक्ट्स, ये क्या करती हैं, एपिडिडाइमस जो शुक्रवाहिनियाँ होती हैं, शुक्राशय होती हैं, इन सब के परिवर्धन करती हैं। वहीं दूसरी ओर जो मुलेरियन डक्ट होती हैं ये वेजाइना, यूट्रस व फैलोपियन ट्यूब का परिवर्धन करती हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है तो इसके प्रभाव में मुलेरियन डक्ट क्या होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं तथा सहायक नर जनन अंग परिवर्तित हो जाते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन का स्रावण नहीं होता है तो मुलेरियन नलिका परिवर्तित होती है, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनके निर्माण के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वो ऑर्गन कौन से हैं, अभी मैंने नाम बताया था, वेजाइना, यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब, इन सब का निर्माण हो जाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन एब्सेंट होगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे और अगर प्रेजेंट होगा तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें जो जितने भी मैमल्स होते हैं इनमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है टेस्टिस का वह कहाँ होता है, एब्डोमेन में होता है। लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है तो ये जो टेस्टिस है इंग्विनल नाल के थ्रू नीचे उतरकर जो वृषणकोश हैं इनमें आ जाते हैं। तो ये जो वृषणकोश में जो अवरोहण है यह भी टेस्टोस्टेरोन के कंट्रोल में होता है। तो ये तो हो गया भ्रूण में के परिवर्धन के दौरान टेस्टोस्टेरोन क्या कार्य करता है। दूसरा हम देखेंगे कि जब प्यूबर्टी के टाइम पे जब मैनहुड में एक बॉय से मैन डेवलप होता है तो उस दौरान टेस्टोस्टेरोन क्या कार्य करता है वह हम देखेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन जो अतिरिक्त जो लैंगिक अंग हैं जैसे एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, वृषणकोश, पेनिस और दूसरी जो असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं इन सब के विकास को प्रेरित करता है। साथ ही साथ ये जो मेल स्पेसिफिक कैरेक्टर्स
फीचर्स हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का होना, भारी आवाज़ का आना और अधिक मजबूत अस्थियां व पेशियां, इन सबको विकसित करता है। टेस्टोस्टेरोन शरीर की आकृति, स्वभाव में उत्साह, एग्रेसिवनेस और सेक्स ड्राइव को भी विकसित करता है। यह हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस के कार्य में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है और साथ ही साथ यह मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि पेशियों के परिवर्धन व अस्थियों की जो लंबाई का बढ़ना होता है, इसको कंट्रोल करता है और यौवनारंभ के साथ ही बच्चे की लंबाई जो अचानक बढ़ जाती है और पेशियां मजबूत होती है, वे सभी इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण बढ़ती हैं। नेक्स्ट है कि जो अडल्टहुड है उसमें क्या कार्य करता है हार्मोन, तो जो लिबिडो को मेंटेन करने का कार्य करता है, यह स्पर्म प्रोडक्शन का काम करता है। साथ ही साथ जो मसल और स्ट्रेंथ है इसको मेंटेन करेगा और जो हेल्दी बोन डेंसिटी है उसको प्रमोट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक इसी के अंदर मैंने रखा है, वह है जनननाशन या कैस्ट्रेशन। जो कैस्ट्रेशन है इसका मीनिंग ये होता है कि जब टेस्टिस को रिमूव कर दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है, तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको हम कहते हैं कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन जो है ये बिफोर प्यूबर्टी अगर किया जाता है तो जो जैसे ही कैस्ट्रेशन किया जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन है उसका प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो हम दो तरह से इसके प्रभाव को पढ़ेंगे। एक तो अगर कैस्ट्रेशन बिफोर प्यूबर्टी कर दिया जाए तो क्या होगा, और अगर प्यूबर्टी के बाद में कैस्ट्रेशन किया जाए तो उसका प्रभाव किस तरह से होता है। तो पहले पढ़ते हैं बिफोर प्यूबर्टी क्या होगा। तो जितने भी जो सहायक प्रजनन अंग हैं उन सब जो सहायक जनन अंग है वे परिवर्तित हो जाते हैं, और लेकिन जननांग जो कैसे होते हैं ये बच्चों जैसे ही रह जाते हैं। साथ ही साथ जो दाढ़ी मूंछ का विकास है वो नहीं हो पाता, पेशियां कमज़ोर व कम विकसित रह जाती हैं और जो फैट है उसका असाधारण जमाव जो है अलग जगहों पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं हो पाता और लेरिक्स ज़्यादा विकसित नहीं होता है। अब दूसरा है कि आफ्टर प्यूबर्टी क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो आफ्टर प्यूबर्टी हमें देखने को मिलता है कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वे कम डेवलप्ड रह जाते हैं और कमज़ोर रह जाते हैं। साथ ही साथ जो सेक्स ड्राइव है या जो ब्रीडिंग कैपेसिटी है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। वह शुक्राशय व प्रोस्टेट ग्रंथियाँ हाशित हो जाती हैं। जैसे अगर हम देखें कि अगर पशुपालन में बधियाकरण का जो उपयोग है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो लाइव स्टॉक है, जो पेट्स हम पाल रहे हैं, वे अधिक कार्य कर सके तथा जो उनका स्वभाव है वह शांत किया जा सके। जैसे हम देखते हैं कि जो बधिया पशु होते हैं, घोड़े, मुर्गे, इन सब में बधियाकरण किया जाता है। जैसे जो बैल जिनको खेती में काम लिया जाता है उनका भी कैस्ट्रेशन किया जाता है ताकि वे और अच्छे से हल में जो काम लिया करते थे कि अच्छे से और ज़्यादा घरेलू काम में यूज़ किए जा सके। अगर ह्यूमंस की हम बात करें तो ह्यूमंस में जो कैस्ट्रेशन है उसके दो कारण होते हैं। एक तो जो कल्चरल कारण जो कहें कि जो किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन में कोई कारण हो सकता है, और दूसरा है मेडिकल इश्यूज़। अगर किसी तरह के कोई टेस्टिकुलर कैंसर है, इस तरह का कोई इश्यू अगर है तो कैस्ट्रेशन किया जाता है। जो आज का ये टॉपिक था इसके अंदर हमने टेस्टिस के बारे में जाना, इसकी जो हिस्टोलॉजी है इसके बारे में पढ़ा हमने, क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं आपको, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो इसका न्यूरोएंडोक्राइन रेगुलेशन है वह किस तरह से किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, और एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा किस तरह से जो टेस्टोस्टेरोन है उसके रिलीज़ को देखा जाता है, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ये देखा हमने। आगे हमने टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ा, इसका सिंथेसिस कैसे होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि टेस्टोस्टेरोन के क्या कार्य होते हैं,
और इसके बाद में हमने देखा कैस्ट्रेशन या जनननाशन। कल की जो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी हमारी, उसके अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन को देखेंगे। धन्यवाद।